नमस्कार। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और साथ ही सचेत करने की एक जन जागरूकता पहल है। आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले लोग 10 साल पहले ही हृदय रोग से पीड़ित हो जाते हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। और साथ ही आपको इसके अलावा अगर बताएं तो भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मौत भी हो रही है, ये भी आंकड़े बता रहे हैं। और इसीलिए भारतीयों को इस हृदय रोग से बचाने के लिए ही और साथ के साथ उनको जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में ही कर दी गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा है और साथ ही हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े हैं, जिसे देखते हुए हर रविवार को दोपहर 12:30 बजे जी हिंदुस्तान के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करेंगे। और इस श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर JPS सानी जी मौजूद हैं। इनके अलावा NC कृष्णमणि जी भी हमारे बीच हैं और साथ ही डॉक्टर नवीन भामरी जी भी हमारे बीच हैं, जो कि दिल्ली से हमारे साथ आए हैं और जो हमें हृदय रोग से बचाव और साथ ही उनके उपचार के बारे में जानकारी देंगे और हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के विभिन्न पहलू क्या कुछ हो सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम इनसे चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर JPS सानी जी, आपसे मेरा यह सवाल रहेगा, सदी के मोड़ पर भारत में मृत्यु दर का प्रमुख कारण अगर समझा जाए तो हृदय रोग ही बनकर नजर आया है। हृदय रोग के बढ़ने के क्या कुछ कारण हैं, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे। सबसे पहला जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो रिस्क फैक्टर्स है जिसके कारण कि हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं, जो खून की धमनियाँ होती है जिसमें ब्लॉकेज आती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है और जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एथेरोमाटस प्लेक कहते हैं, उसकी जो शुरुआत होती है वो रिस्क फैक्टर्स के साथ होती है। जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, सेंट्रल ओबेसिटी है एंड टोबैको का सेवन है। जैसे हमारे कंट्री में स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग के सिवाय बीड़ी की स्मोकिंग भी है और साथ में च्यूइंग टोबैको भी है। तो ये कॉमन रिस्क फैक्टर्स है जिनका प्रिवलेंस जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे कंट्री में और ये सारे रिस्क फैक्टर हमारे कंट्री में यंग एज में आते हैं और यही कारण है कि छोटी उम्र में हमारी कोई बीमारी जल्दी आती है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को रक्त की धमनियों में पुश कर देते हैं और जिसमें एथेरोमाटस प्लेक बन के आर्टरीज नैरो होती हैं और फिर आगे चल के हार्ट अटैक, स्ट्रोक का कारण बनते हैं। सो ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है रिस्क फैक्टर्स जो है। और दूसरी रीज़न हमने देखा है कि जो लाइफस्टाइल है हमारे कंट्री में आम जनता का वो अच्छा नहीं है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल में जो चीज़ हम देखने में आती है कि आम जनता फिज़िकल एक्टिविटी उनमें बहुत कम है, बहुत कम लोग रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हैं। सेकेंडली जो खान पान का जो है अनहेल्दी फूड का सेवन भी बढ़ते जा रहा है हमारे देश में, बिकॉज जब से ये फास्ट फूड सेंटर और जंक फूड अवेलेबल हो गया है तो लोगों का इसका सेवन बढ़ गया है, जो हेल्दी फूड है उसका सेवन कम है। और उसी तरह से जो ड्रिंक्स हैं जैसे स्वीट एंड शुगरी बेवरेजेस जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, जी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जी आर्टिफिशियल जूसेस हैं, इसका भी सेवन बढ़ते जा रहा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट सेकंड फैक्टर है जिसको बोलते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल, विच इज़ ऑल्सो प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल। एंड सबसे एंड में मैं आपको कहूँगा तीसरा इम्पॉर्टेंट कारण जो है कि जो आबादी है दुनिया की बढ़ते जा रही है और हमारे कंट्री की भी आबादी बढ़ती जा रही है और लॉन्जिविटी जो लाइफ स्पैन है हमारा ऑन एवरेज 10 साल बढ़ चुका है और जिसके कारण जब एज द लाइफ स्पैन 10 साल बढ़ा है तो 10 साल की उस पीरियड में जो रिस्क फैक्टर जो मैंने बताया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में, उसका एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है जो अल्टीमेटली हार्ट अटैक के रूप में आता है। बिल्कुल, 3 मुख्य तौर पर कारण आपने बताया जिसकी वजह से जो हार्ट अटैक के मामले हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। डॉक्टर NC कृष्णमणि जी से अब मेरा सवाल है, आखिर दिल के दौरे की पहचान कैसे की जा सकती है और अगर व्यक्ति को बचाना हो तो तुरंत क्या कुछ उपाय हो सकता है जो किया जा सकता है? छाती में दर्द होना एक बहुत मुख्य इम्पॉर्टेंट लक्षण है उसके, जो कि हर छाती का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता, ये भी जानना जरूरी है कि हर चीज़ से डरना नहीं है।
वो दर्द जो ऐसा लगे, जो दबाव सा लगे, वो दर्द जो आज तक कभी भी एक्सपीरियंस ना करा हो, वो दर्द जो पसीने के साथ आया हो, वो दर्द जो सांस फूलना हो साथ में, ये एक मुख्य इम्पॉर्टेंट है। सेंटर में होता है छाती का दर्द, और साथ में कभी कभी ये दर्द जो है हाथों में भी फैल जाता है, मगर ये फैलावट कई बार गले में भी हो सकता है, पेट में भी हो सकता है, पीठ में भी जा सकता है। ये मुख्य कारण। छाती का दर्द के साथ साथ कभी कभी हार्ट अटैक जो है, दिल के दौरे जो है, कई बार ऐसी जगह दर्द भी हो सकता है जहाँ पे पीठ में दर्द होना, पेट में दर्द होना, छाती में के अन्य पोर्शंस में दर्द होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। बट वो दर्द जो बहुत ज़्यादा सीवियर हो और जो साथ में सांस लेने में दिक्कत हो रही हो और सांस के साथ साथ कोई पसीने आ रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट लक्षण हैं। कई बार साइलेंट हार्ट अटैक्स भी होते हैं। हर छाती हार्ट अटैक से पहले एक नेचर ने ऐसा मैकेनिज्म दिया हुआ है कि एक लक्षण जरूर होते हैं, और जैसे चेतावनी के कुछ लक्षण जरूर हैं जो हमेशा हमें जानना जरूरी है। वो चेतावनी के लक्षण भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे चलते वक्त हल्का सा दर्द होना, चलते वक्त हाथों में दर्द हो जाना, चलते वक्त पीठ में दर्द होना, खाना खाने के बाद कोई पीठ में दर्द होना या हल्का सा गैस सा बनना, खाना खाने के बाद कोई बहुत ज़्यादा गैस सा लगना, ये भी एक चेतावनी के लक्षण हैं। इन चेतावनी के लक्षणों को हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और इस तरह से हमें एक मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है। आपने एक दूसरा सवाल पूछा मेरे से कि अगर छाती का इस तरह का हो तो हमें मरीज को क्या करना चाहिए। सबसे पहले डरना नहीं चाहिए। डर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ पे हमें लगता है कि भाई यहाँ एक डर गया, भाई हमारा काम ख़त्म हो गया, इस तरह का प्लीज़ डरे ना। एक जैसे कोई ऐसे लक्षण आए तो या तो मरीज को नीचे लेट जाएं और थोड़ा पैर ऊपर कर लें, अपने जो शर्ट या कोई भी हो अपने जो ऊपर के अंगास्त्र है उसको थोड़ा ढीला कर लें, खिड़कियां खोल लें और आसपास के अगर कोई फ़ैन हो, कोई पंखा हो, ताकि चला लें ताकि फ्रेश एयर उनको मिले। अगर घर में आपके पास कोई डिस्प्रिन की गोली हो या सॉर्बिट्रेट की गोली हो, जो हम एडवाइस करते हैं, उनको तुरंत पानी में घोल के लिया जाए। और कई हम लोग ये भी कहते हैं कि भाई उनको सांस लंबा सांस लेके रोकें और थोड़ा खांसी करें ताकि वो कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ये तुरंत करने वाली चीज़ें हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि दिल के दौरे की पहचान कैसे की जा सकती है और तुरंत क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो किया जा सकता है। डॉक्टर नवीन भामरे जी, आपसे समझना चाहेंगे, एंजियोप्लास्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एंजियोप्लास्टी और बाईपास में क्या कुछ अंतर होता है और आप कैसे ये तय करते हैं कि मरीज को एंजियोप्लास्टी की जरूरत है या फिर बाईपास की जरूरत है? पहले तो मैं बताऊंगा कि जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं उनको जो रक्त सप्लाई करती है, उन धमनियों को हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो उसको ठीक करने के दो तरीके हैं, या एक बाईपास सर्जरी करने का तरीका है या फिर एंजियोप्लास्टी के द्वारा उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो बाईपास जो तरीका है उसके अंदर हम छाती को जो है 8 से 10 इंच का एक कट लगाते हैं। ये 3 से 4 घंटे की सर्जरी होती है और ये जनरल एनेस्थीसिया के अंडर की जाती है। और इसके अंदर जो है जो श्रुतिग्रस्त आर्टरी होती है उसको हम मरीज से ही एक आर्टरी या वेन लेके उसको हम बाईपास कर देते हैं। और जो है ये इसके अंदर रिकवरी जो है वो 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है बाईपास सर्जरी के अंदर। अब मैं बात करूंगा एंजियोप्लास्टी की। एंजियोप्लास्टी एक आधुनिक नॉन इन्वेजिव तरीका कह सकते हैं, जिसके अंदर जो हम मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से बाएं के रास्ते या जांघ के रास्ते हम एक ट्यूब डालते हैं, जैसे कैथेटर बोलते हैं। वो ट्यूब जो है हम कोरोनरी आर्टरी के अंदर ले जाकर वहाँ पे तार से उस आर्टरी के अंदर हम घुस जाते हैं और बैलून से उस जहाँ पे जो प्लाक जमा होता है उस बैलून से उसको प्लाक को चिपका देते हैं और फिर वो खुली रहे उसके अंदर हम एक स्टेंट डिप्लॉय कर देते हैं, जिसे हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी विथ स्टेंटिंग। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिसाइड होता है कि हमें एंजियोप्लास्टी करनी है या बाईपास सर्जरी करनी है। पहला फैक्टर होता है कि किस तरह की सिवियरिटी है मरीज को, बीमारी कितनी सीवियर है, कितनी आर्टरीज, 3 आर्टरी में से जैसे 2 लेफ्ट और एक राइट साइड की आर्टरी होती है, तीनों आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, लेफ्ट मेन आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं,
पेशेंट को अदर कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज़ है, उसको पहले स्ट्रोक तो नहीं हुआ, किडनी डिजीज़ तो नहीं है, या हार्ट डिजीज़ के साथ वॉल्वुलर डिजीज़ या वॉल्व का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, उसकी पैरों की आर्टरीज का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, ये सब चेक किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हार्ट फंक्शन चेक किया जाता है कि मरीज का हार्ट फंक्शन कितना है। 35% से ज़्यादा है तो रिस्क थोड़ी कम होती है, 35% से कम है तो रिस्क ज़्यादा होती है। इन सब के आधार के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए या बाईपास करनी चाहिए। प्रेफरेबली जब भी तीनों आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होता है और लेफ्ट मेन आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम सजेस्ट करते हैं कि बाईपास सर्जरी कराई जाए। लेकिन जब अगर कोई मरीज आपके पास हार्ट अटैक के साथ आया है तो इमरजेंसी के अंदर एंजियोप्लास्टी जो एक आधुनिक तरीका और नॉन इन्वेजिव तरीका है, वो एक लाइफ सेविंग तरीका है। उस समय हम ये नहीं देखते हैं कि तीनों आर्टरीज का इन्वॉल्वमेंट है या लेफ्ट मेन आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे में लाइफ सेविंग प्रोसीजर एंजियोप्लास्टी जो है वो बेस्ट माना गया है, ऐसा लिटरेचर ने भी कहा है। बिल्कुल, तो एंजियोप्लास्टी और बाईपास को लेकर जो कंफ्यूजन था वो आपने क्लियर किया। डॉक्टर JPS साहनी जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि ऐसा सुनने को मिलता है कि एक व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ है लेकिन उससे हार्ट अटैक हो गया। तो आपसे मेरा सवाल है कि क्या एक व्यक्ति जो कि पूर्ण तरीके से स्वस्थ है उससे दिल का दौरा पड़ सकता है क्या? पीपल है, जनरल पब्लिक है जो अपने आप को स्वस्थ समझती है, उसको कोई सिम्टम नहीं हार्ट के, उनको भी दिल का दौरा पड़ सकता है। नॉट ओनली दिल का पड़ सकता है बट सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है ऐसे पेशेंट। और अभी हम कई बार सुनते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन जैसे बड़े हेल्दी हैं, बहुत फिट हैं, सडनली उनको हार्ट अटैक हो गया, सडनली किसी की डेथ होगी बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, ये भी हम सुनने में आता है। तो ये वही सो टू से जो स्वस्थ हैं वो एक्चुअल में स्वस्थ नहीं थे। नंबर 2, दूसरा ग्रुप हम जो कॉमनली देखते हैं कि कई पेशेंट अपना एग्जीक्यूटिव चेकअप करा के आते हैं। कई हमने देखे हैं पीपल जिनका करके आए, उनके सारे टेस्ट, स्ट्रेस इको कराया, स्ट्रेप थैलियम कराया, सारे हार्ट के टेस्ट कराए, नॉर्मल थे और उनको फिट साबित किया गया, बट विद इन 2, 3, 4 मंथ्स उनको सडन हार्ट अटैक हो गया। तो ये जो दोनों ग्रुप हैं जिसको हम अपेरेंटली हेल्दी कहते हैं पर एक्चुअली वो हेल्दी नहीं थे, उनको तो हार्ट अटैक हुआ। तो अब हमें उसको पहचानना है कि क्यों हुआ। उसका रीज़न ये है कि इधर तो उनको पता नहीं था कि उनके पास रिस्क फैक्टर हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर किसी को होता है तो कुछ सिम्टम हो जाते हैं, ऑल्दो मेजॉरिटी को नहीं होते बट कुछ लोगों को होते हैं। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी कुछ सिम्टम होते हैं। लेकिन किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल है, पर्टिकुलरली विद द हिस्ट्री की उसके फैमिली में प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ की बीमारी है, 55 साल से छोटी उम्र में मेल में या 60 साल से नीचे में फीमेल में है, वो फैमिली हिस्ट्री हम गिनते हैं। अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री है, जब तक हम टेस्ट करा के अपना कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का कोई सिम्टम नहीं है। सो इसलिए ये जो रिस्क फैक्टर है अदर अनआइडेंटिफाइड है उन पेशेंट्स में। अगर उनमें हैं तो सिंस उनको कोई सिम्टम नहीं है उसका वो एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं लेते, जितना जिसमें कि हमें गोल साबित किया गया बीपी इतना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल इतना लेवल होना चाहिए, उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, एडिक्वेट दवाइयाँ नहीं खाते, रेगुलर मेडिकल चेकअप नहीं कराते, और सडनली उनको हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसका एक कारण ये भी कि कहेंगे कि भी TMT टेस्ट नॉर्मल था तो कैसे हो गया। तो TMT टेस्ट और ये जो स्ट्रेस इको, स्ट्रेस थैलियम है, ये बीमारी को तब पकड़ते हैं अगर ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा हो। अगर ब्लॉकेज 70% से नीचे है, 30%, 40%, 50% ब्लॉक अगर आर्टरी पड़ी हुई है, वो आर्टरी भी वल्नरेबल होती है रप्चर को और उसमें ब्लीडिंग होती है और हार्ट अटैक हो सकता है और सडन डेथ का रूप भी ले सकती है। तो उसको पकड़ने के लिए हमें आजकल नई टेक्निक और है ये जिसको बोलते हैं CT एंजियोग्राम, जिसके बेसिस पे हम अर्ली ब्लॉकेजेस को पकड़ पाते हैं और पेशेंट को मोटिवेट करते हैं टू कंट्रोल द रिस्क फैक्टर कि ये जो बीमारी आई है 30-40% ये आगे ना बढ़े, ये प्रोग्रेस ना करे, जिससे कि हम इन केसेस में सोटो से हेल्दी पीपल, क्योंकि इनको सिम्टम नहीं है, तो सिम्टम से पहले जब हम अपने आप को हेल्दी समझते हैं उस समय हमें बीमारी और अपने रिस्क फैक्टर को अर्ली स्टेज में पकड़ना है। तो उसके लिए एक CT एंजियोग्राम बड़ा अच्छा इन्वेस्टिगेशन का टूल है। यानी कि बहुत बार इंसान को लगता है कि वो स्वस्थ है लेकिन क्योंकि कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है इसीलिए पता नहीं चल पाता है। डॉक्टर NC कृष्णमणि जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, अस्वस्थ हृदय की यहाँ पर बात चल रही है, इसके लक्षण क्या कुछ होता है? पहला है कि जब भी कहीं ब्लॉकेज हो तो एक तो इसका फंक्शन कम हो जाएगा, मतलब ये खून की सप्लाई जो पूरे शरीर में जा रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, खून की सप्लाई या खाने की सप्लाई जो है हार्ट के अंदर भी खुद भी कम हो जाएगा। तो हार्ट के अंदर अगर खून की सप्लाई कम हो जाए ब्लॉकेज के कारण, उसको हम आम भाषा में कह सकते हैं कि हार्ट रोता है खून के लिए जब हम चलते हैं, उसी को एंजाइना बोलते हैं। वही एंजाइना या हार्ट पेन
और यही एक बहुत सीवियर हो जाए वो हार्ट अटैक होता है, जो अभी हमने डिस्कस करा था। हार्ट का रोना, एंजाइना जब चलते वक्त होना, जब उसको हार्ट की फंक्शन करने की ज़रूरत हो, जैसे हम लोग चलते हैं या दौड़ते हैं या खाने के बाद की ज़रूरत होता है या कभी मेंटली टेंस हो जाएं, उस टाइम पे जब हार्ट रोता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है चेस्ट पेन या ब्रेथलेसनेस आफ्टर एक्सर्शन। दूसरी चीज़, गैस, जैसे मैंने बताया था कि खाने के बाद या कोई चलने वक्त कभी गैस की शिकायत हो, वो भी एक हार्ट के रोने के लक्षण है। हाथ बाजुओं में हो जाना, लेफ्ट बाजू में होना, शोल्डर में पेन हो जाना या दिस तरह, ये भी हार्ट के रोने के लक्षण हैं। ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम लक्षण है हार्ट के। कमज़ोरी फील होना, सांस फूलना, पैरों का सूजन होना, ये सारे लक्षण है, ये सारे हार्ट फेलियर या हार्ट के हृदय फेलियर के हार्ट लक्षण हैं ये सब। बिल्कुल, आपका हृदय अस्वस्थ है, कैसे पता चलेगा ये आपने बताया। डॉक्टर नवीन भामरी जी, अब आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, क्या हमारा शरीर हमें दिल का दौरा पड़ने वाला है, इसका कोई संकेत देता है? काफ़ी लोगों के अंदर वार्निंग साइन आने लगते हैं कि हार्ट अटैक के वार्निंग साइन होते हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर कृष्णामणि ने भी डिस्कस किया कि सबसे पहला जो सिम्टम होता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम जिसे हम बोलते हैं, वो होता है दिल के बीचों बीच में दबाव महसूस होना या बर्निंग महसूस होना, जिसे लोग एसिडिटी समझते हैं। वो एक हार्ट अटैक आने का लक्षण हो सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम होता है, जो हम कहते हैं, उसको बोलते हैं सांस फूलना। मरीज को सांस लेने में तकलीफ होना, और सांस अगर पूरी भी आए तो उसको ये महसूस होना कि मेरी सांस कम आ रही है। तीसरा जो है थकान महसूस होना, बिना मेहनत के अगर मरीज को थकान महसूस होने लगी है, वो भी एक सिम्टम है कि दिल का दौरा पड़ सकता है। चौथा, पैरों के अंदर सूजन आना, ये भी एक हार्ट के कमज़ोर होने का लक्षण हो सकता है। अचानक ये महसूस करना कि घबराहट हो रही है, दिल नहीं लगना किसी चीज़ के अंदर, और अस्वस्थ रहने की फील आना, ये सब जो है ये एक हार्ट अटैक आने के जो है प्रायर सिम्टम या वार्निंग साइन हो सकते हैं। बिल्कुल, तो शरीर संकेत कैसे देता है ये आपने बताया। डॉक्टर JPS साहनी जी, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जागरूक हो रहे हैं, एक संदेश आपकी तरफ से वो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए। हमें अपने लाइफ में अर्ली से अर्ली अपने रिस्क फैक्टर को डिटेक्ट करना चाहिए। कई बार मोस्ट ऑफ द रिस्क फैक्टर्स का कोई सिम्टम नहीं होते, तो उनको रेगुलर मेडिकल चेकअप के साथ में या स्क्रीनिंग की मेथड से या ब्लड टेस्ट करा के रेगुलरली अपने रिस्क फैक्टर, पर्टिकुलरली डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और ये सब को पिकअप करना चाहिए और उनको ट्रीट करना चाहिए। स्मोकिंग, बीड़ी और या सिगरेट स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग को बंद करना है, टोटल नो फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर डेली, एंड गुड फूड हैबिट्स लाइक 3 से 5 सर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की खानी है, जंक फूड को अवॉइड करना है। तो ये सारा अगर हम करेंगे, जिससे कि हम रिस्क फैक्टर को एडिक्वेटली मैनेज करेंगे, तो हम फ्यूचर में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को सोसाइटी से कम कर सकते हैं। डॉक्टर NC कृष्णमणि जी, मैं चाहूंगी कि क्योंकि अगर 33 सेकंड में एक शख्स की मौत हो रही है तो पूरे देश के लिए बहुत गंभीर मसला है। आपकी तरफ से क्या संदेश आज दर्शकों के लिए रहेगा? हम लोग अपने हृदय को स्वस्थ रखें तो हमारा सोसाइटी स्वस्थ रहेगा, हमारा सोसाइटी स्वस्थ रहेगा तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा और उससे पूरे देश की उन्नति होगी। उससे खान पीन के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ हमें ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें मेंटल स्ट्रेसेस से भी दूर रहें। हमें जो हमारे पुरखों ने योगा, मेंटल मेडिटेशन, ये जो हमें हिरासत में दिया है, हम लोग इन चीज़ों को समझें और ये सब करने में हमें एटलीस्ट जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उनमें भी बहुत मदद मिलने की संभावना है। मैं चाहता हूँ कि इसको भी हम लोग अडॉप्ट करें। यानी कि हेल्दी हार्ट के लिए सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक संतुलन भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर नवीन भामरी जी, मैं चाहूंगी कि आपकी तरफ से भी एक संदेश तमाम दर्शकों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। प्रिवेंशन इज दी ओनली की, और प्रिवेंटिव मेजर जैसा डिस्कस किए गए थे, सबसे इंपॉर्टेंट है उसके अंदर न्यूट्रिशन का मेंटेन करना। जैसे कि लेस ऑफ ऑयल कंटेंट होना चाहिए आपके फूड में, लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होनी चाहिए, लेस सॉल्ट होना चाहिए, लेस शुगरी होना चाहिए।
गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है आप 20 to 30 मिनट्स सस्टेन्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको एवरी डे। जब आप वॉक करें तो आपकी बेसिक जो बेजल हार्ट रेट होती है उससे एटलीस्ट 50% आपकी हार्ट रेट बढ़ जानी चाहिए जब आप वॉक करें, और एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक आपको वॉक करनी चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तीसरा है, जैसा बताया डॉक्टर साहब ने, कि अवॉइड स्मोकिंग। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप स्मोकिंग अवॉइड करते हैं या टोबैको च्यूइंग, तो मैं तो ये कहूँगा कि सेकंड हैंड स्मोक भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक 2 से 3% आपके रिस्क हार्ट अटैक होने की बढ़ाता है। चौथा मैं करूँगा, अडॉप्ट आपका जो है, आपको योगा एंड मेडिटेशन अपनी लाइफस्टाइल के अंदर अडॉप्ट करना चाहिए। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाना चाहिए, जो आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन या डी स्ट्रेस करता है। पांचवा जो मैं बताऊंगा कि इनफ अमाउंट ऑफ स्लीप इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो लोगों के रिसर्च में बताया गया है कि जो 5 घंटे या 6 घंटे से कम सोते हैं उनके अंदर भी हार्ट अटैक होने की जो है इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया है। और लास्ट में बताऊंगा कि लॉन्ग सिटिंग जो है वो एक नया रिस्क फैक्टर आ गया है हार्ट डिजीज़ के लिए। तो लॉन्ग सिटिंग और स्मोकिंग को इक्वल ग्रेड कर दिया गया है, तो लॉन्ग सिटिंग भी अवॉइड करनी चाहिए फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। यानी कि इन तमाम अगर पॉइंट्स को समझा जाए, अपने लाइफ में अपनाया जाए, तो हृदय से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनसे अपने आप को दूर रखा जा सकता है। तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को आज महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और आप सभी ने जो जानकारी दी है उसे हमारे दर्शक याद भी रखेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना न भूलें। फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और साथ ही ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, तो लॉग इन करना न भूलें।